डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा एडीए है जीएस टॉनिक करके दे दिया गया है। टॉनिक का काम है टॉनिक। शिक्षा क्षेत्र में टॉनिक के रूप में ये सेट नंबर 6 है। 5 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सेट कहें, लेक्चर कहें, वीडियो कहें, जो कहें, और आप लोग के लिए प्रत्येक दिन पहले तो ज़्यादा क्वेश्चन था तो ज़्यादा आप लोग का लंबा वीडियो हो जाता था। कुछ बच्चे बोले जे सर इतना तो क्वेश्चन अब मान ले कि 25 का है, आगे जो मिलेगा ये डेली मिले, इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो सब है, चाहे जो आपको ज़रूरत है। तो 25 क्वेश्चन में कभी कभी हो जाता है जो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जब उसके क्वेश्चन का अनुपात हम घटा देते हैं तो अगले सेट में जो होगा, मतलब जिस क्वेश्चन का पीछे वाला सेट में कम संख्या है दूसरे में उसको मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो सब सब्जेक्ट चलेगा आपका जीएस में जितना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसी क्रम में वीक में एक आध दिन आपका 20-25 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स भी कर देंगे। अब बिहार का जो परीक्षा जो है इसमें सबके लिए आपके लिए उपयोगी है। बीपीएससी है, डीओ है, बिहार जैसे अब दरोगा हो गया तब मेंस है, तो मेंस में तो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसमें कंपटीशन ऑफ टॉप है होता है पीटी के रेस्पेक्ट में, तो उसमें और भी थोड़ा आपको गहराई तक सब सब्जेक्ट पर एक सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें फिर जो है टीयर 4 आ रहा है और भी है, तो इस सबको ऐसा कर दिया गया है कि न ज़्यादा टफ क्वेश्चन, न ज़्यादा ईजी, जैसे क्वेश्चन जो रनिंग में रहता है सब, तो वो सब का संग्रह है। तो इस सेट नंबर 6 है, इसी सेट 7 लिखाई है। लगभग मंडे टू सैटरडे आपको मिलता रहेगा। और जो ऐसे जो रेगुलर मेरा बैच चल रहा है तो शाम में चल ही रहा है। जो फाउंडेशन कौन से 12 महीनों 1 साल का वो किए है, इसमें एक 99 का भी ये डीओ के लिए चाहे, और उसमें जो ऐसे 2000 प्लस क्वेश्चन का वो भी शुरू हो गया है। तो इसमें देखिए इसमें सेट 6 में क्या है, फिर और बातें करते हैं हम लोग। तो देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में ये जो है से आपका मेनली जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो जो है से एक सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है, साइट्स है, समझ गए। तो पूछ रहा है जो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाए, जीवितों का टीला, दासों का, मृतकों का टीला, समझ गए ना। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। इसका खोज इसका 1900 सारा चीज का 22 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। इसे ही सब क्वेश्चन रहेगा आपका। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर आपका ग्रेट बाथ माने विस्तृत या विशाल, इसको कहें विशाल, इतना की जरूरत है नहीं आप लोग को। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, विशाल अन्नागार, ग्रेनरी, सब यहीं पे था। बहुत कुछ हो गया। 1922 में 1921 में जो है से हड़प्पा खोजा गया है। स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या बोले, तो जो है और वो जो है से रावी नदी पर है के तट पर है, वो पंजाब प्रांत में है, दोनों पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, और ये भी है। और ये जो है सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है, वो पंजाब प्रांत में। इसे कोई उसका 1921 में 1922 में इसका जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा ये स्थल है, लेकिन क्षेत्रफल में हड़प्पा जो है, इसी कारण उसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा। तो कितना बोला जाए क्वेश्चन में, और सारा फिर मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता से और सारा क्वेश्चन सेट जो मिलेगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक माने आर्कियोलॉजिकल
आर्कियोलॉजिकल, समझे। ये इसको एक्सकेवेशन कहता है, खुदाई। यहाँ खुदाई का मतलब ये है, समझे। खुदाई ऐसे भी होता डाउनवर्ड, तो ये इसमें तो कुछ है नहीं, तो रटना है, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का पुरातत्व के प्रभारी कौन थे, तो जॉन मार्शल। तीसरा है आपका वैदिक काल से गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हैं ओम भूर सो, हिंदू धर्म के लोग, ये सूर्य या सावित्री जिसको कहता है, सूर्य को संबोधित या समर्पित है, किस वेद में मिलता है, ऋग वेद में मिलता है। ऋग वेद के ये तीसरे थर्ड मंडल में है। अगला जो क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा तो यही मिलेगा, समझे। वेद 4 होता है, सब आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद। चौथा नंबर में किस वेद में जादुई माया, जिसको इंग्लिश में कहता है मैजिक एंड स्पेल्स, हिंदी में किसके लिए था, अथर्ववेद में। यही कारण है कि इसको वेद त्रय में नहीं रखा गया है, सबसे बाद का है, सबसे बाद में संकलित, सबसे बाद का ये सबसे बाद का है, मतलब वेद है, मैंने संकलन किया गया है। इसे से वेद त्रय, मतलब 3 गो वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया, इसी कारण। तो शामिल किसको किया जाएगा, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, समझ गए। तो मैजिक स्पेल, जादू मंटोना जो है इसी में है, और सबसे बाद में है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी वजह से पर भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन इसको कहा गया है, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का ही दूसरा शासक है। तो इसका जो काल है 335 से 80 यानी ईस्वी है ये, समझे। B.A. स्मिथ जो है से एक किताब लिखी, उसी में इसका चर्चा है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, समझे, भारत का नेपोलियन, इसके विजय के कारण। तो ये जो है से उत्तर भारत, सारा कुछ उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया था, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, समझे। ये समुद्रगुप्त के बीना बजाते हुए सिक्का पर मिलेगा इसका, बीना बजाते हुए प्रतीक, समझे। क्या क्या कहा है, सब कुछ है। इसका एक और भी है समुद्रगुप्त के, हरिसेन का इसका जानकारी जो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख, स्तंभ लेख है, इसे क्या क्या बोले, तो इसी से मुख्य रूप से जानकारी इसका मिलता है। एक साथ 5-7 क्वेश्चन कोशिश करते हैं आप लोग को देने का। अब ज्योग्राफी आ गया, भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिम, तो देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम कह रहा है, सुदूर पश्चिम का बिंदु, पश्चिम का बिंदु। तो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ पूरब और ये पश्चिम। तो भारत जो है, ये जो पूछ रहा है दक्षिण है, ये भारत का, ऐसे समझ लीजिए, भारत का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ रहा है। इसमें देखिएगा और कुछ होगा, देशांतरीय विस्तार जो है से कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच, समझ रहे हैं ना। तो पश्चिम पूछ रहा है, तो ये अगर भारत जो है से यही तो है आपका 2933 किलोमीटर में, तो यहाँ पर क्या है आपका
गुजरात है, यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यही जो गुजरात है आपका 68 डिग्री 7 पर है, और ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट। अब दोनों तो पूर्वे है, समझ रहे हैं। तो पूछ रहा है पश्चिम, आज लिख रहे हैं पूरब। तो पूरब कहाँ से, मतलब ग्रीनविच रेखा से, जो हो ये हो चाहे वो सब जो है वो पूर्वे होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ देख रहे हैं पश्चिम ही दिया हुआ है। ये 68 डिग्री कहाँ से है, 0 से ना, तो ये पूरब है। अब पूरब का ये हिस्सा जो है से पूछ रहा है पश्चिम। ऑप्शन से देखिए हचपचाने, तो उसी को हम स्पष्ट कर दिए, कहाँ से पूरब कहाँ से पश्चिम, समझे। तो इसीलिए उसको ग्रीन प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत कहता है, जो लंदन का एक स्थान है जिसको आप ग्रीनविच के रूप में जानते हैं। तो ग्रीनविच से पूरब का कोई भी देश हो, कॉन्टिनेंट हो, मतलब दाहिना उसको पूरब ही करना। तो भारत जो है से पूरब है। अब उसमें फिर कह रहा है जब भारत जो है से पूरब में तो है, तो कितना से अथी में है, तो ये भारत का ये जो कर है, तो ये पश्चिम, तो भारत का पश्चिम तो ये हिस्सा है, देख रहे हैं ना, कंफ्यूज करा है। भारत का पश्चिमी हिस्सा तो गुजरात है, पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत का देशांतरीय, तो गुजरात वाला तो 68 पर होगा, ये वाला इसमें होगा। तो देखिएगा, देख रहे हैं यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट है गुजरात में, लेकिन पश्चिम लिखा है, पूरब लिख रहा है। तो ये हो, तो आप सोचिए जब पश्चिम, ये नहीं कहाँ से 68 जो डिग्री 7 मिनट है वो 0 से पूरब है ना, समझ गए ना, 0 से पूरब है। तो गुजरात तो है, भारत का वो पश्चिमी हिस्सा है, लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट तो 0 से है, तो पूरब होगा। गुजरात तो होना ही है। इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, गुत्थी सुलझा लीजिएगा। भारत की सीमा किन देशों को नहीं करती है, तो भारत की सीमा जो 7 देशों से लगती है। तो 7 देशों से चीन से लगती है, म्यांमार से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, ये दोनों से नहीं लगती है, समझे। भारत की सीमा रेखा, भारत की सीमा जो है, भारत की सीमा रेखा कितने देशों से, 7 देशों के साथ स्पर्श करती है ये के साथ। तो आप जानते हैं कौन कौन है, जो है बांग्लादेश है, ऐसे रट लीजिए, कुछ है थोड़ी। बांग्लादेश क्रमों में हम लिख देते हैं, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर पाकिस्तान है, चौथे पर नेपाल है, 5वें पर क्रम में है, घटते क्रम में सबका दूरी। म्यांमार मीन्स बर्मा जो बोलते हैं, 6ठे पर यही भूटान है, और 7वें पर अफ है। इसे ये भी हो जाएगा, क्रम में है, सबसे ज़्यादा ही लगता है 40-96 किलोमीटर, 34-88 33-23 सब क्या लिखे, हौच पौच हो जाएगा आप, लेकिन सब लिख दिए। तो पूछ रहा है जिसमें कहाँ है, अफगानिस्तान तो है, चीन है, म्यांमार है, तो मालदीव आता तजाकिस्तान, मालदीव 2 और 3 ऐसे पढ़ना। ऑलमोस्ट लोग बच्चे क्या करते हैं, जो मिला सामने से एक भी रट ले, तो कोई जरूरी उसी मॉडल से रहे, जो जहाँ चीज है थोड़ा। मेरा उद्देश्य यही है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धारा, एयर करेंट्स कहते हैं, समझे। यही जो होता क्षैतिज धारा, समझ रहे हैं ना, तो क्षैतिज धारा को ही पवन कहा जाता है, विंड, समझे। ब्लोइंग ऑफ एयर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन एक्सक्लूसिवली lateral to the parallel to the earth surface is termed as wind। मैंने वायु का किसी खास दिशा में चलना या बहना पवन कहलाता है, सही है।
लेकिन विशेषकर धरातल के समानांतर जो चलता है यानी क्षैतिज चलता है तो उसको पवन कहते हैं, और जो ऐसे चलता है उसको एयर करंट करते हैं। यही कारण है कि जो शांत पेठी या डुल्डम पढ़िएगा तो शांत ही कहता है, जो यहाँ की वायु गर्म एवं हल्की होकर लगातार ऊपर उठते रहती है तो उसको तो अशांत कहना चाहिए, लेकिन शांत पेटी रीजन ऑफ काम जिसको टेक्निकली डुल्डम कहता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री एन और एस के बीच, सारा वहाँ का हम क्वेश्चन है बोलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ आप लोगों को, पिछला वीडियो देखिएगा। जब इंटरेस्ट लीजिएगा एक और भी बात करते हैं, जिनको समझ में आता है उनके लिए मेरा जो सब कुछ है एक साथ 5-5, 7-7 क्वेश्चन, कहीं 10 डिस्कस कर देते हैं, लेकिन जो सीधे सेट बनाते हैं उनके लिए तो ये लगेगा कि कहाँ से क्या हो गया, ये तो वही समझेगा ना। प्रथम तो वायु समझना है। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होता है, दूसरे नंबर पर लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, तीसरे नंबर पर आर्गन होता है 0.9%, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहाँ का भी क्वेश्चन कर देता। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, और वायु का किसी खास दिशा में चलना या बहना पवन कहलाता है। लेकिन एक्सक्लूसिवली नॉट मेयरली ब्लोइंग ऑफ एयर इज टर्म्ड एज wind, rather exclusively especially parallel to the earth's surface blowing of air is termed as wind, while vertical या perpendicular जिसको हिंदी में यहाँ ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है blowing of air is termed as air current। इतना चीज़ एक साथ आपको कर रहे हैं, लेकिन समझ पाते हैं तो बहुत आपके लिए है। जितना क्वेश्चन है उसमें से अगर 100 पर किसी परीक्षा में देते हैं तो सारा सब्जेक्ट कोटा, सब सब्जेक्ट को हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसमें 60-70 से अधिक भी संयोग ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो समझेंगे उनके लिए, नहीं तो ये तो नींद आने वाला चीज़ है। वायु पवन में अंतरे नहीं समझ रहा है तो वायु धारा पवन क्या समझाएगा। वायु की गतिशीलता, तो वायु की गति दोनों तरफ है गतिशीलता, तो वायु गतिशील तभी होगा जब दाब प्रवणता के कारण होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ क्या बोले, प्रेशर ग्रेडियंट से चलता है पवन, दाब पर बनता है। एक साथ कितना चीज का हम तो कर देंगे, लेकिन आपको टफ लगने लगे। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ेगा, तब मन्नार की खाड़ी पार कीजिएगा। ये जो है से दोनों के बीच में जो आप रटे हुए हैं पाक स्टेट, समझे। ये पाक स्टेट जो है से भारत और श्रीलंका को अलग करता है। लंका को अलग करता है, समझे। अलग करने वाला दोनों का जो हिस्सा है तो इधर मन्नार की खाड़ी है, ये अगर श्रीलंका है तो ये है आपका मन्नार की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर लिखा होगा गल्फ ऑफ मन्नार, समझे। यहाँ होगा बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ। दोनों में पढ़िएगा तो दोनों का हिंदी बंगाल की खाड़ी मन्नार की, लेकिन यहाँ गल्फ लिखा हुआ है, बे ऑफ लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत चीज़ें समझना पड़ेगा ना। लेकिन आपका यही है, मन्नार की खाड़ी आंसर होगा। कन्याकुमारी यही आपका, यहाँ जाना है तो ये पार करना पड़ा। पाक स्टेट तो ये दोनों के बीच में जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, ये है मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर कर दिए। ये आपका पाक स्टेट है, ये मन्नार की खाड़ी है। आप पूछेगा जो पाक स्टेट, ये तो पढ़ लिए हैं आप राजनैतिक ना, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, या ये जो होगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन होगा तो यही लिखिएगा, नहीं पढ़िएगा। मन्नार की खाड़ी, समझे, अब प्लस बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ता है, समझे। तो ये है, ये भी, और ये भी समझाने का। गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, देख रहे हैं दोनों तो नाम है, लेकिन यहाँ गल्फ लिखे हैं, बे लिखे हैं। हिंदी में लिखेगा तो बंगाल की खाड़ी, हिंदी में लिखे तो मन्नार की, लेकिन यहाँ गल्फ लिखे हैं, तो ये समझने का चीज़ है। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो होता है, ये तो सब लोग रटे हुए हैं, पॉलिटिकल चीज़ हो गया। अब भौतिक रूप में हुआ पाक जल संधि या पाक जल डमरू, किस किस दो जल राशि को जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी है, यही है, और ये है, यही है पाक स्टेट, पाक जल डमरू।
लेकिन पूछ रहा है जब हमको श्रीलंका जाना है तो यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो ये मन्नार की खाड़ी को पार करके जाइए। सब एटलस में देखने हैं, ये तो पढ़ते रहिए। एटलस का भी बैच शुरू होने वाला है, उसमें सब चीज़, एक एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। महासागरों में सबसे बड़ा होता है, आप जानते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा है, तो ऐसे ये खास करके फिलीपींस के हिस्सा वाला में है। ये 11,334 मीटर गहरा है। क्या क्या बोले? और ये जो मरियाना गर्त है मिंडानो द्वीप पर है, समझे? फिलीपींस का, ये देखिएगा, एटलस देखने का चीज है। फिलीपींस का उत्तरी हिस्सा जो है, जिसको लुजोन द्वीप है, ठीक है। ये जो है से मिंडानो है, तो इसीलिए लिखते हैं मिंडानो दक्षिणी भाग है। जो लोग समझेंगे उन्हीं को है। मिंडानो द्वीप है, सबसे गहरा खाई है। देखिए ये नया शुरू होने जा रहा है, 1-2 दिन में। आप लोग जो लोग पढ़े हुए हैं या फिर ऐसे जो टेस्ट देते हैं, तो मेरे यहाँ भी आप दे सकते हैं। मात्र इसका हमने 10 रुपया फीस रखा है। 100 क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट, जैसे ये करा रहे हो वैसे ही आपको मिलेगा। ये मतलब इस वीक में हो, फ्राइडे को रखें, फ्राइडे से वीक में अभी तत्काल 2 दिन चला रहे हैं। मात्र 10 रुपया दीजिए, आप कहीं पढ़ते हैं कुछ नहीं, और इसका फुल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। अगर रेगुलर जुटते हैं तो इसका डिस्कशन जो होगा इसमें लिख दिए हैं। हम लाइव रहेंगे जितना बजे, अभी तो ये तो शुरू होने वाला है, फ्राइडे से प्रोबेबली शुरू करेंगे हम। तो उसमें आप लोग रेगुलर हैं तो संपर्क कर ले, चाहे नोटिस दिया जाएगा कि आप टेस्ट जितना बजे आपको, मैंने फ्री तो सब टेस्ट का व्यवस्था है। 10 रुपया पे कीजिए, कुछ नहीं सोचना है आपको, 10 रुपया पे कीजिए और 100 क्वेश्चन के अपना करके देख लीजिए कितना आपका सेट आंसर होता है सही हो, तो सब आपको मिल जाएगा उसमें। और उसके बाद वो क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। 100 का 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा, जितना लगे। आपको लाइव रहने का मन होगा तो और अच्छी बात है, हम बताएंगे। उसके अलावा भी आप कुछ पूछ सकते हैं, और नहीं तो सब इसका फुल डिस्कशन जो होगा आपको इसी पर मिल जाएगा। मेरा ऐप जो है से ये टोटल जीएस करके उस पर डिस्क्रिप्शन में आज या कल में डाल देंगे। डाल क्या दे, नहीं डालेंगे, 10 रुपया आप दीजिए 100 प्रश्नों का। तत्काल तो वीक में 2 दिन चलाएंगे अभी, और थोड़ा परीक्षा नज़दीक हो जाता है और भी कुछ चल रहा है, से इंगेज है, तो उसमें आप और भी 1-2 बढ़ा देंगे। तत्काल 2 चलेगा आपको, और कुछ नहीं उसमें ऑब्लिगेशन है, कुछ बाध्यता नहीं है। कहीं पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो मेरा भी एक बार टेस्ट देख लीजिए, 10 रुपया पे करके ऑनलाइन पे कर दीजिएगा। उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, आप अपना आंसर देकर अपने को मेजर कर लीजिए, देख लीजिएगा जब कितना ठीक करते हैं, देहाती भाषा में कितना पानी में है, कितना पढ़ रखे हैं, समझ रहे हैं ना। और इसका डिस्कशन अगर लाइव रहते हैं तो लाइव का टाइम आपको मिल जाएगा, जितना बजे हम लाइव रहें। कुछ और पूछना रहेगा तो पूछ लीजिएगा, अन्यथा दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, डिस्कशन आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें देख लीजिए 2-4 दिन, हमको 1 दिन 2 दिन टेस्ट। 10 रुपये में क्या जा रहा है, 100 क्वेश्चन तो मिनिमम 2 घंटा। तो आप लोग उब जाते हैं ना, तो इसको तो हम और डिस्कस करके, लेकिन इस पर शुरू होने जा रहा है। प्रोबेबली फ्राइडे से शुरू करेंगे। तो फ्राइडे आपको आजकल में ही तो अभी मेरा जो टोटल जीएस का ऐप है उस पर ये अभी नहीं डाला हुआ है, आजकल में इसको डाल देंगे। उसमें से कुछ नहीं है, आप लोग हमसे बेहतर ये सब चीज़ जानते हैं, मोबाइल वोबाइल का ज्ञान है। 10 रुपया में पे कीजिएगा, हमको नोटिस मिल जाएगा। हमको नोटिस से कुछ मिलना नहीं, आप जो किए केवल नाम आएगा जो 10 रुपया आपको इस आदमी दिया। हम आपको जाने या न जाने कुछ मतलब नहीं। जैसे पे कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन 100 का सेट मिल जाएगा। आपको जब मर्जी हो तब आप टेस्ट दे दीजिएगा। हमसे लाइव चाहते हैं तो हर सेट का हम लाइव रहेंगे, बता दिया जाएगा दिन में टेस्ट। जैसे फ्राइडे को शुरू हो रहा है तो आपको कल ही परसों से क्वेश्चन आपको ये हो जाए टेस्ट लेना, उसका लाइव जो आंसर होगा वो फ्राइडे को हम
शाम में 7 बजे 8 बजे वो बता दिया जाएगा। अगर लाइव का लाभ लेना चाहते हैं तो, और नहीं तो उसका डिस्कशन का पूरा जो आपको वीडियो या क्लास का जो सारे क्वेश्चन को समझाएंगे, आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। और जगह जो टेस्ट देते हैं वैसे मेरे यहाँ 1-2 देख कर देख लीजिए कितना आपके लिए लाभकारी हो रहा है। तो ये फ्राइडे से हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें 10 रुपया में कुछ जा नहीं रहा, अधिक से अधिक जुड़िए। और ये सब जो हम टॉनिक टाइप के चला रहे हैं, जो आपको 20-25 क्वेश्चन ही तो चल ही रहा है। इसके अलावा आपको जब इसको डाउनलोड कीजिएगा टोटल जीएस का ऐप, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल का पूरा ड्यू है, उसमें सब कुछ है, विस्तृत है। उसमें PDF भी आपको मिलेगा, सबसे बेटे क्लास मिलेगा। एक और भी शुरू हो गया है, 2-3 क्लास हो चुका है, जो 99 का पूरा जो है सो 2100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन है, तो भी ऐप पर है। तो पे वाला है, जो पे किए हैं उनका चल रहा है। 2 दिन किए हैं 40-42 क्वेश्चन का, यानी एक दिन में 40-42 क्वेश्चन का डिस्कस कराए हैं। उसमें ज्योग्राफी होगा, आज हो सकता है जो हिस्ट्री का चलेगा या ज्योग्राफी का चलेगा, तो 2200 क्वेश्चन होगा। उसका मात्र 99 फी है, इसका मात्र 10 रुपया है। इसके अलावा आपको ये सब जो यूट्यूब पर जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, चाहे और भी वीडियो, अभी तो व्यस्तता है, चाहे इतना सब कुछ कर रहे हैं, सो और भी वीडियो सब आप देखते रहिए। और सबको एक जगह कंपैक्ट कीजिए, कोलेट कीजिएगा, तो सारा कुछ कोशिश करेंगे बता देने का। साइंस का भी वीडियो है 10-10 प्रश्नों का, उसमें देखिए जो कैसे साइंस हम समझाते हैं। इसमें भी आपको साइंस मिलेगा, तो इसको देखते रहिए। इसमें और परखना है, 10 रुपया दे के देख लीजिए क्या है। आपको लगेगा जो अच्छा है तो क्या है, 100 रुपया है, 100 क्वेश्चन है, उसका फुल डिस्कशन। माती तो जोड़ने आप लोग के लिए, हमको समझने के लिए तरीका है। 100 क्वेश्चन है, अभी 2 ही चलेगा, आपको वीक में 2। देखिए आगे क्या होता है। इस पर डाउनलोड कर लीजिएगा जो लोग हैं नया देख रहे हैं, टोटल जीएस डाउनलोड इस पर सब। इसका केवल अभी नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और सब कुछ है। 99 का मिलेगा, फाउंडेशन का मिलेगा, ज्योग्राफी सब उसमें है दिया हुआ। और अगर इसका सूचना अभी नहीं अपलोड किया हुआ है, आजकल में डाल दिया जाएगा। 10 रुपया करके देखिए, जैसी पे कीजिएगा आपको। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया है, भारतीय संविधान किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य है, समझे। मैंने रिपब्लिकन डेमोक्रेसी जिसको कहता है इंग्लिश में, ये तो समझने का चीज है। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, समझे। तो इसी को ऐसे जो कहता है कि इससे दूसरा चीज कोशिश करते हैं समझा देने का, कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, ये सब समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रटे तो जरूर होंगे जो लोग थोड़ा पढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के चाहे जो हैं सब आप जानते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक आपको पता होगा। लेकिन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 1 बार स्वतंत्र भारत के हैं, समझे, और 1 बार गणतंत्र भारत के। यही समझिएगा तभी इसका आंसर मिलेगा, समझे। तो राजेंद्र बाबू को, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने नॉमिनेट कर दिया था कि आप राष्ट्रपति बनेंगे, ना कि वो चुनाव लड़े थे, समझे, चुनाव नहीं लड़े थे। तो आपको समझ में आया कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लगातार नहीं, 1 बार स्वतंत्र भारत के हैं, 1 गणतंत्र भारत के हैं, समझे। तो गणतंत्र का, रिपब्लिकन का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी एन इलेक्टेड पर्सन,
नाइदर नॉमिनेटेड नाइदर हेरिडेटरी, कि गणतंत्र उसी देश को कहा जाएगा जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष न तो किसी द्वारा नामित हो और न ही आनुवंशिक हो। समझ रहे हैं ना? तो स्वतंत्र भारत में संविधान सभा तो उनको बना दिया राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव से तो नामित हो गए थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम पहला हैं, लेकिन गणतंत्र भारत के पहला है। और लगातार तो हैं, लेकिन एक बार स्वतंत्र भारत के ना, एक बार गणतंत्र के। इसके बाद चुनाव होता है, तब राष्ट्रपति के चुनाव में वो जीतते हैं। समझे? तो इसलिए डेमोक्रेसी तो है, लेकिन साथ साथ रिपब्लिकन भी है। समझे? लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ब्रिटेन में है, समझे, लेकिन वो रिपब्लिकन नहीं है। वहाँ के महारानी या जो राजा होते हैं वो हेड होते हैं। अगर ये रिपब्लिकन नहीं, ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था लिया गया है, लेकिन हमारे संसदीय व्यवस्था उसमें यही अंतर है, यहाँ संसदीय प्रणाली है, गणतांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेसी है, वहाँ भी है, वहाँ भी चुनाव होता है। लेकिन मेरे यहाँ राष्ट्रपति जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनका चुनाव होता है, वहाँ चुनाव नहीं नामित होता है, नामित नहीं होता, वहाँ आनुवंशिक होता है। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, इसके पहले जो लोग थे तो क्या होता, आनुवंशिक होता, तो उसी का क्या होता, बेटा पुता जो होता सो आ जाता। तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लेकिन रिपब्लिकन है। समझ गए? रिपब्लिकन का वही मतलब होता है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, दैट इज प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष न तो आनुवंशिक होगा, हेरिडेटरी होगा, और न ही वो नॉमिनेटेड होगा। समझ गए? तो वहाँ ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर क्या आनुवंशिक है। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में क्या है, जो राष्ट्राध्यक्ष है हमारे द्रौपदी मुर्मू है, और नरेंद्र मोदी कौन है, सरकार के अध्यक्ष जो है से वो अध्यक्ष है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज मतलब स्टेट का मतलब ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब चार्ज करते हैं, इंडिया इंटरटेन कंसीडर एज ए स्टेट। स्टेट नॉट मेरली रेफर्स टू बिहार, यूपी एंड अदर स्टेट्स। राज्य जो बोलते हैं तो राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का जो हेड है, मतलब यहाँ न नॉमिनेटेड है न आनुवंशिक है, बल्कि इसका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। शायद समझ गए होंगे। तो केवल सिंपली डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के साथ रिपब्लिकन है। ये सब थोड़ा समझने का चीज़ है। इस तो लिखित एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, तो जितना हमसे जो दो चार बात जानते हैं सिखा देने का कोशिश करते हैं। सो नौकरी लेना अलग चीज़ है, नौकरी तो सब लोग का लक्ष्य होता है, हमारा आपका सब होता है, लेकिन साथ साथ कुछ अगर अच्छा सीख लेते हैं तभी बेहतर शिक्षा से समाज का परिवर्तन होगा, न कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ हो। हमारे आपके मन का भ्रम है, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है। सब कुछ हो रहा है, शिक्षा का स्तर जो है सो देख रहे हैं। तो ये सरकार का अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, समझ गए? सरकार का अध्यक्ष है, गवर्नमेंट का वो हेड है। और द्रौपदी मुर्मू जो है से राष्ट्र का अध्यक्ष है। एक और भी आता है अभी जो चल रहा है भारत में, चलिए रहा, आप लोग युवा है, ज़्यादा इस पर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मतलब हम सरकार का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी का अगर मान लिया विरोध करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो हमको देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। समझे? बहुत घटना सुने हैं। लेकिन हम तो देश का थोड़ी विरोध करते, आपके सिस्टम का विरोध कर देता। हम पर मुकदमा होना चाहिए राजद्रोह का। तो राजद्रोह और देशद्रोह में यही अंतर है। हम सरकार के नीति का खिलाफ करते हैं, कोई भी हो, हम करते हैं, आप करते हैं, इसका मतलब नहीं जो हम ही जो है से अपोजिशन पार्टी का कोई है, ऐसा नहीं है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहे बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, संघ की सरकार हो,
तो आप सरकार के नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, हम नरेंद्र मोदी के नीति का विरोध करते हैं, आप विरोध करते, वो करते हैं, तो नरेंद्र मोदी तो सरकार का हेड है ना, सरकार का विरोध करना कि हम देश का विरोध करते हैं। तो हम पर मुकदमा, अगर उनको हम गालियाँ देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसा भलगर वर्ड, तो क्या है, हम तो राजद्रोह न कर रहे हैं। लेकिन राजद्रोह करेंगे, आपसे कोई लड़ाई है तो कोई जरूरी है, हो सकता है लड़ाई, हो सकता है नहीं है, तो राजद्रोह करिएगा तो कोई ज़्यादा हमको कुछ सजा नहीं होगा, आपसे हम भी आप पर कर देंगे। लेकिन देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं तो एनिमोसली जो एक तरफा हो जाता है, सजा हो जाता है। तो सरकार यही करती है, विरोध करते हैं आपके नीति का व्यक्तिगत, लेकिन आप कहते हैं राज्य के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। तो यही है देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर, सब पॉलिटिक्स का चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो भारतीय संघ किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो लिख दिया रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, समझे। रिपब्लिकन, देश तो स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन 50 में जाके जो है सो रिपब्लिकन हो, इसलिए कि राजेंद्र बाबू को चुना गया चुनाव द्वारा, और उस समय संविधान सभा द्वारा उनको राष्ट्रपति नामित कर दिया गया था, समझ गए। तो देश स्वतंत्र होता है 47 में, लेकिन गणतंत्र जो होता है आगे चलता है। इसका इतना मतलब है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या मतलब, वही तो है, देख लीजिए। आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक, सामाजिक। डेमोक्रेसी का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लोकतंत्र का ही मतलब किसी प्रकार का मतलब भेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं, चाहे वो क्या हो, आर्थिक हो। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमारे आपके बीच में कोई क्या हो, विभेद न हो, ऊंच नीच, आप करोड़पति, हम भूखे मर रहे हैं। यहाँ सामाजिक का मतलब आप सबसे सुपीरियर करा रहे हैं, हम ये हैं, दोनों के आरबीसी एक के है, दोनों एक के दुकान से कपड़ा खरीदे, एक के टेलर के यहाँ से सिवाए हैं, लेकिन आप कहते हैं जो ऊंचा है, हम कहते हैं नीचा है, हम कहते हैं जो सुपीरियर, आप नीचे से, क्या है, सामाजिक, सोशल इविल्स कहते हैं, सोशल डिस्पैरिटी है। हम आपके साथ नहीं खा सकते, हमारे साथ आप नहीं खा सकते हैं, इसलिए कि आप इस जाति के कुल के हैं, क्या है, इस समाज के भी समता। कैसा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र। बायोलॉजिकली तो हम दोनों एक हैं, दोनों के में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट दोनों में है, दोनों 6 फीट है, दोनों के बाल ऐसे, दोनों के नाक ऐसे, सब कुछ है, दोनों एक के लेवल के कपड़ा पहनते स्कूल, लेकिन फिर भी कहते हैं जो हम आगे ऊपर हैं, आप नीचे ही, क्या है। तो सोशल डिस्पैरिटी है, डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आइदर कास्ट, क्रीड, रेस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए ना, जब चुनाव आयोग कड़ा कराया था, नहीं तो पहले बहुत लोग वोट गिराबो न किया है। टीएन शेषन आए 90 के बाद है, तब ना लोग बहुत ही, नहीं तो बूथ के बूथ कब कर, तू वोट क्या गिराएगा। जिसको सामंतवादी या जमींदारी पर था कहता था हम भी जीत के जाएंगे तो अपन आवाज उठाएंगे, तो हमको तो वोट गिराने ही नहीं दिया, तो खड़ा क्या होगी, चुनाव क्या लड़ेंगे। यही है राजनैतिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। समझ गए। आइए सोशल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का तो वही मतलब है कि किसी भी स्तर पर कोई भेद नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होने। आप इस जाति के हैं इसलिए आपको चुनाव नहीं लड़ने, इस जाति के हैं इसलिए आप मेरा अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, समझे। तो प्रस्तावना में यही है प्रीएम्बल। A preamble is nothing but a nutshell या टेलर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान का वो क्या है, एक निचोड़ है, क्या है, उसको फिलॉसफी भी कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं। टेलर, आप लोग के भाषा में फिल्म देखते हैं तो टेलर देख के पता लग जाता है कि आगे क्या फिल्म में होने वाला है, उसका निचोड़, संक्षेप प्रस्तावना है।
निम्नलिखित में से कौन प्रारूपण ड्राफ्टिंग कमेटी समझे? ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना था 29 अगस्त 1947 को BN राव के ये तैयार किए थे। तो ये पूछ रहा है, हम तो कुछ और बता देते हैं आप लोग को, प्रश्न का तो आंसर सीधा ये हो गया, समझ रहे ना? AK मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, NG पूरा इसका नाम है, इसे ये NG गोपालस्वामी आयंगर, इसमें एक भी थे AK अय्यर, ये तो मोहम्मद सादुल्ला। पूछ रहे जी ये नहीं था, तो ये प्रारूपण समिति जो था जिसके हेड आप लोग जानते हैं अंबेडकर थे, समझे? कई सदस्य तो इसका हेड सहित जो इसके अलावा ये तो ये हो गए। चाहे सदस्य कितना था, सदस्य कुल जो था 7 था, तो एक में तो ये थे अध्यक्ष थे, तो इसके अलावा 6, तो 6 में ये थे, एगो PN खतान भी था, ऐसे भी था, तो कितना चीज किया। लेकिन ये ख्याल रखिए जो स्थापित हुआ था इतना को, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी, समझ रहे हैं ना, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ड्राफ्ट में तो एक तरह के क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जो भारत का संविधान कैसा होगा, तो उसको तैयार किए थे ये। और इस तारीख को इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई था, उसमें यही किया गया जो इसके अध्यक्ष जो होंगे अम्बेडकर होंगे, ये सारे सदस्य होंगे। यही संविधान प्रारूपण समिति जो तैयार किया से कौन? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसमें 3 सदस्य था। और संविधान सभा का गठन जो किया गया इस उद्देश्य से कि आगे का भावी संविधान जो होगा से कैसा होगा। ये तो इतिहास के भी मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत क्या चैप्टर है पहला, तो चर्चा करते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में इसी से 9वीं शेड्यूल जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जिसको कहते हैं, समझे? इसी में 9वीं अनुसूची में ही किया गया था जो 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी डाल दिया जाएगा वो न्यायपालिका से स्वतंत्र रहेगा, मतलब उसको न्यायालय में कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन इसमें आगे चल के फिर ये हो गया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन वगैरह, इसी में 31A B सब जोड़ा गया। तो आपको पहला संविधान 1951 में। अब आ गया देखिए आप लोग का बायोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका इंग्लिश हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हो गया। तो ग्लैंड्स जो होता है इसका ये हो गया, ग्लैंड्स 2 तरह का होता है, ऐसे तो 3 तरह का होता है। एक हो गया एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी, एक हो गया आपका इंडोक्राइन, हो गया अंतःस्रावी, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड, समझ गए? तो ये एक्सोक्राइन जो है से इसको आंसर तो आपका ये हो गया, इसको इंग्लिश में डक्टलेस ग्लैंड आपका आंसर हो गया। मैंने इसमें कोई वाहिनी नहीं है, मतलब पाइप नहीं है, तो ये तो हो गया अंतरा। इसमें जो क्या होगा वाहिनी होगा, ये हट जाएगा, वाहिनी ग्रंथि, ये क्या हो गया वाहिनी विहीन। इसका इंग्लिश ये क्या होगा डक्टलेस हो गया, इंग्लिश में इसको डक्ट ग्लैंड कहेंगे, और वो क्या हो गया डक्टलेस हो गया, हो गया। ये जो है से मिस का मतलब 100
डक्टलेस हो गया, सॉरी, ये हो गया एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, हो गया। इसी के एग्जाम्पल में आप पंक्रियाज पढ़ते हैं, इसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। इसमें तो सब सारा ग्रंथि है, इसी में जो जिसमें होता है, इसी में आंसू ग्रंथ, ये स्तन ग्रंथि, ये सब जो है से आपका क्या है, वाहिनी ग्रंथि, जिसमें इसके लिए अलग से मतलब एक पाइप नली होती है, इसमें कोई नली नहीं होती है, ये दोनों है, ये दोनों है। तो डक्टलेस, यहाँ तो कुछ है नहीं जो कुछ बोले। फिर बायोलॉजी के अगर विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा, प्लासेंटा मिलता है, समझे। इसी को बच्चा का जन्म होता है तो काटा जाता है, जिसको आप नाड़ बोलते हैं, ये पोषक तत्व इसी से मिलता है। सबके नाभि जो होगा सोई प्लासेंटा का यही रूप है, समझे। उसी से मदर के गर्भ में जो बच्चा पलता है तो उसको पोषक तत्व मिलते रहता है, इसीलिए कहता है स्वस्थ माँ के स्वस्थ संतान, समझ रहे हैं ना। तो जितना पौष्टिक तो संतुलित आहार लेगी गर्भवती महिला है, उतना ही उसका बच्चा जो होगा स्वस्थ होगा, जितना वो रोग से मुक्त रहेगी, समझ रहे हैं ना। एक और भी होता है, बच्चा जन्म लेता है तो पहला दूध जो है से उसको पिलाने से उसमें इतना इम्यूनिटी पावर होता है, जो सब दवा का यही चीज़ है। तो प्लासेंटा जो है, इसको इसी में, इसको हिंदी में अफरा भी बोलता है, बोलता क्या होता है, प्लासेंटा इंग्लिश वर्ड है। फैलोपियन ट्यूब तो कुछ और है, गर्भाशय तो कुछ और, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन इसी में होता है। गर्भाशय में फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, फर्टिलाइज्ड एग कहिए, एग बोल देते हैं, एग्स जो है ये विकसित होता है, डेवलप करता है। देखिए यहाँ तो है ये निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ ये है, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, हो गया। आप गर्भाशय में जो होता है, अभी तो वही पीछे वाला क्वेश्चन में ही था, गर्भाशय मतलब गर्भाशय में क्या होता है, निषेचित अंडा, समझे। या और बायोलॉजी के भाषा में लिख देते हैं जाइगोट, जाइगोट में हो गया ओवम प्लस स्पर्म, मिला तभी वो पर निषेचित हुआ। जाइगोट विकसित होते हैं माने विकास करते हैं, विकसित होते हैं माने विकास करते हैं, इसी में है। और तो कुछ है नहीं, तो सेक्सुअल ऑर्गन है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना, TSH है, इसका कुछ थोड़ी है, फुल फॉर्म जानिएगा तो यही है TSH, थायराइड। वही तो, अगर अंग्रेजी जानते हैं तो कुछ नहीं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसी से पकड़ ली। स्टिमुलेट करना मतलब वही उत्तेजित करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो सब पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पूछ रहा है TSH, थायरॉक्सिन। अब केमिस्ट्री आ गया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यही जो है से मोसले का है, 1917 का है। आधुनिक आवर्त सारणी इसी को कहता है।
समझे। अब मेंडलीफ वाला जो यहाँ होगा ये 1869 का है। यहाँ पर परमाणु संख्या के जगह पर दोनों एक जगह समझते हैं तो ये क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जितना जो लाइन कर रहा है तत्वों के भौतिक एंड रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। माने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कह रहा है, यहाँ एटॉमिक मास होगा, यही अंतर है, समझे। मेंडलीफ का पीरियोडिक, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये मोसले का है, जिसको इससे 3-4 क्वेश्चन जो आगे आएगा कभी से वही आपको ये कर दे। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, मतलब जो एक एलिमेंट है उसके बाद 8वां जो आएगा उससे गुण मिलता है, जिसमें सारे गामा पधा निशा जो है। तो सब चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे पढ़िएगा तो उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जो पढ़ता है सब आपको बोल दिए। प्रत्येक आवर्त का, आवर्त मीन्स ऐसे वाला, समझे, ऐसे वाला को वर्ग कहते हैं, समझ गए जो लोग समझते हैं। प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, क्षार धातु मीन्स एन अल्केलाइन, मेटल्स भी कहता है, समझे, एली तत्व नहीं करता है, धातु भी कहता है, समझे। तो ग्रुप जो होता है, ग्रुप 1, 2 और 3 का जितना जो तत्व है, जितना इसमें जो होगा, इसमें फर्स्ट में होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसीसियम, तो ये सब जो होता है वो मेटल होता है, समझे। लेकिन प्रथम, प्रत्येक आवर्त का ऊपर वाला, अब प्रथम सदस्य जो होता है, और जो धातु जल में, सॉरी बोलने में थोड़ा सा ये हो गया, इसको हम फिर से बोल देते हैं। ये धातु तो होंगे ही, मेटल्स हो गया। आई धातु के ऑक्साइड, घबराइए नहीं, सब तो पढ़ने का चीज है, एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो भस्म, भस्म मतलब बेस होते हैं, और जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। बहुत आगे का चीज हो गया, क्वेश्चन ये सब तो आप ठीक है एक कहीं से ठीक कर लेते हैं, सही हो जाता है, लेकिन प्रॉपर आंसर जानने के लिए चाहे समझना तो पड़ेगा ही, समझे। तो पीरियोडिक टेबल के 1, 2, 3 में जितने सारे तत्व हैं वो सभी मेटल हैं, और मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेस होते हैं, भस्म कहलाते हैं। जो बेस जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा। याद कीजिए, पढ़े होंगे इंटर में, तो सब लोग पढ़े होंगे, जो लोग चाहे मैथ रहे होंगे, चाहे बायोलॉजी, चाहे आगे जो +2 में अभी पढ़ा भी जाता है, कि all alkali are bases but all bases are not alkali because all bases are not soluble in water। याद कीजिए कि सभी जो अल्कली होते हैं, माने क्षार होते हैं, वो भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसलिए क्यों कि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते। याद कीजिए, कोई कहीं के बोर्ड में कहीं भी पढ़ना तो है, ये है वो अलग चीज़ है, ना पढ़े ना याद हो उसको टीका टिप्पणी नहीं करना है हमको, तो यहाँ आके पढ़वा देगा वो। तो 1, 2, 3 में जितने सारे, अब 1, 2, 3 कैसे निकालिएगा, तो संयोजकता निकालिएगा, तो पढ़ने का चाहिए। संयोजकता के लिए एटॉमिक नंबर चाहिए, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसा तो पीछे का 2 हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा पीछे के वीडियो क्लास में,
पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इनडायरेक्ट में, कम समय में, न कि ABC करा रहे हैं। 1, 2, 3 में जितने सारे एलिमेंट है सभी धातु हैं, और धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं भस्म होते हैं, और जो भस्म जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी क्षार जो है से भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, इसलिए कि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं है। भस्म कहते किसी हैं तो धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को मतलब बेस कहा जाता है। इतना जानिएगा तो दोनों हाथ से भर दीजिएगा। जो सर GS का साइंस रहता है ना, दोनों हाथ से। हाँ, अगर 30 को BPSC में 30 को साइंस फिक्स कर दिया है तो 2-4 रहता है अटपटंग, इसमें नहीं है, तो उससे आपके सफलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तुक्का मारिएगा, दही खा कर अगरबत्ती दिखाइएगा तो वो 5-4 से ज़्यादा न होगा। समझ गए ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जितना संभव है हम कर रहे हैं। पौधों की वृद्धि की गति को प्रकाश उद्दीपन, मतलब उद्दीपन मतलब प्रकाश के प्रति क्या होता है, मतलब क्या, उसको उद्दीपन मीन्स इरिटेबिलिटी एंड सेंसेटिव, उसके प्रति जागरूक। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो है इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है हेलियो। हेलियो अलग कर देते हैं, ट्रोपिज्म। हेलियो का अर्थ होता है लाइट, समझे? लाइट। और ट्रोपिन का मतलब है सेंसेटिव। सेंसेटिव का मतलब उसके प्रति एक्टिव। लाइट को नहीं देखते हैं, हेलो लाइट के प्रति, जैसे कहीं बंद कमरा है और उसमें से एक खिड़की से कहीं आपके डोर से लाइट आ रहा है, कि अंधेरा में रख दीजिए किसी प्लांट को, तो उधरे वो क्या होगा, उधरे विकास करने लगा। तो हेलियोट्रोपिन मतलब पूछिए राज, प्रकाश के प्रति उद्दीपन, मतलब उद्दीपन का मतलब यही जो है सेंसेटिव। हिंदी यहाँ का लिखा हुआ है सेंसेटिव। अब क्या आ रहा है, हाइड्रोट्रोपिन। हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, यहाँ इसका लिख देते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर। ट्रोपिन तो सब में है। थिग्मो, थिग्मो का मतलब है टच, छूने से। जिसको छुई मुई का पौधा ना देखते हैं, पकड़े टच कीजिएगा तो एकदम सिकुड़ जाए, खत्म। आ जियो, जियो का मतलब ये होता है अर्थ, पृथ्वी के। जियोट्रोपिन तो हम पढ़ाए हुए हैं। जो जियोपेटिम रूट और स्टेम को अगर सिंपल वे में अलग कीजिएगा तो ऐसा पादप जो पृथ्वी के तरफ, माने पृथ्वी के अंदर की ओर विकसित होता है, उसको जड़ कहते हैं। और जो ऊपर विकसित होता है इसको जियोट्रोपिन में, उसको ऊपर होगा तो लाइट में है तो फोटोट्रोपिन, उसको आप तना कहते हैं। सिंपल वर्गीकरण है। जियोट्रोप डेवलप टुवर्ड्स अर्थ, डेवलप टुवर्ड्स लाइट। तो जियोट्रोपी में फोटोट्रोपिन, यहाँ हेलियो लिख दिया है, समझ रहे हैं ना? तो सब कुछ जियो का अर्थ होगा, फोटो का मतलब लाइट, यहाँ हेलियो भी लिखा। सारा आंसर आपको बता दी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो निकलता है ऑक्सीजन। और कहाँ से निकलता है, दूसरा जो क्वेश्चन जब आएगा तो जल द्वारा, चाहे यही रुकेगा चाहे आ रहेगा H2O के, ये तो पूरा मैकेनिज्म है टूटने पर, यही आपके क्वेश्चन ही रहेगा। ये तो लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड रटने का चीज है, जिंक क्लोराइड। NaOH का रसायन सूत्र वाले रासायनिक यज्ञ को समान क्या नाम है? NaOH को
इसी को कास्टिक सोजा कहते हैं, समझे। कास्टिक पोटास KOH होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम में देखिए आप कुछ नहीं है, समझे, दोनों एक ही चीज़ है। इसी का पूरा नाम ले, इसका कॉमन नाम लिख दिया, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। प्याज लहसुन के गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण? सल्फर के कारण, समझे, सल्फर के कारण। यही 25 क्वेश्चन था, ये हम लोग अंतिम है। ऐसे ही आपको डेली मिलता रहेगा 25 क्वेश्चन, कभी 30 भी, ये तो रेगुलर चलेगा। और जो है से फ्राइडे से एक 10 रुपया का 100 प्रश्नों का फुल डिस्कशन, जैसे ऐसे आपको 25 किए हैं ऐसे, और सब सेट में क्वेश्चन ऐसा मिला, ये नहीं जलूल कुछ आपका हमको 100 पूरा कर देना है, खाना पूर्ति करना, वो करते हैं लोग, उस पर नहीं, वो तो खुद आप एहसास कीजिएगा। इसके अलावा उसमें 2 घंटा आपको फुल डिस्कशन कराएंगे, और वो फ्राइडे से आपको मिल जाएगा। और मेरा फिर वही बोलेंगे जो टोटल जीएस का भी तो हम 1 महीना पहले शुरू ही किए हैं। जो लोग हैं बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उसमें आजकल में उसको प्ले स्टोर पर देखिएगा, मतलब डाउनलोड करके, तो उसमें और सारा कोर्स है। इसमें एक 99 का 2000 प्लस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करा रहे हैं। 2-3 दिन उसमें क्लास चल भी गया है, इसमें 2 दिन 40-42 करके 2 दिन ज्योग्राफी कराए हैं, हिस्ट्री अब चलेगा, पॉलिटिक्स व साइंस। तो 2000 कहने के लिए वो 1-200 बढ़ाएंगे ही, वो चल रहा है, उसमें आप लोग जुड़िए। नहीं उसको भी लग रहा है नहीं तो 10 रुपया दे के आप, तो आपको हमको कुछ नहीं करना है, जाइएगा प्ले स्टोर में, तो वो सब का तो प्ले स्टोर पर सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये 10 रुपये वाला टेस्ट जो फ्राइडे से हम शुरू कर रहे हैं, उसका भी इस पर अपलोड नहीं किया गया, आजकल में अपलोड के जो आपको अच्छा लगे। और ये सब 20-25 क्वेश्चन हैं, चाहे से और सारा जो सब्जेक्ट का वीडियो है या क्लास है, वो तो मिलते रहेगा आपको। और क्या कहेंगे, अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, पढ़ने में मन लगता है तब, और नहीं पढ़ने में तो हम तो ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं कहेंगे। पढ़ने में मन लगेगा, समझते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत लाभकारी ये चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप पढ़ने में मन लग रहा है तो कहीं पढ़िए, कुछ करिए, क्या करते हैं तो लेकिन पढ़िएगा तो आप देख रहे हैं एक साथ आपको 5-7 आंसर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं तब। लेकिन ऐसे तो आपको अटपटंग टफ लगेगा। और वो सेट फेट बनाने से चाहे जो करते हैं वो आपकी मर्जी है, उससे न कंसेप्ट क्लियर होता है। एवरेज बना कर चले आइएगा, एवरेज बनाने वाले की संख्या सबसे अधिक रहता है। किसी परीक्षा में अगर 100 प्रश्न है और 70 कटअप जाता है, तो 50 प्लस वाला सबसे ज़्यादा रहता है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन कोई परीक्षा पास करने के लिए पढ़ने का स्रोत आपका जो हो, हम तो आपको स्पष्ट कहते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है जब कोचिंग से पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। समझते हैं तो सबसे बेहतर वही है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, परीक्षा नज़दीक आ जाता है तो रात दिन इकट्ठा करके, कभी उसका वीडियो, कभी उसका क्लास, कभी उसका क्लास, यानी 5 गो किताब खरीद लिए, हमें से कुछ न रह पाता है। हमारे देखिएगा प्रचार में इसमें लिखा है, एडुकेटर के साथ साथ मेंटर भी लिखा हुआ। मेंटर का वही मतलब होता है, ट्रस्टेड काउंसलर, समझे। लेकिन इसका अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो है, जितना हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो तो हम करेंगे ही, हमको बीइंग अ टीचर करना ही है। अब आपको सोचना है कि आप क्या, आपके लिए क्या लाभकारी है, फैसला तो आपको करना है। ऐसे ही आपको 25-30 के प्रश्नों का डेली मिलता रहेगा। और साइड में क्या है और कुछ विशेष है तो उसमें जुड़िए। नहीं आपको नहीं कुछ पढ़े हैं तो फाउंडेशन कोर्स भी मेरा 4 बजे से चल रहा है, 15 दिन से चल रहा है। उसमें भी ज्योग्राफी बहुत निकल गया है, तो वो तो मेकअप हो जाएगा। उसमें हिस्ट्री भी शुरू होने वाला, उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। पूरे 1 साल का कोर्स है, वो प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।